वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सबको सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीम। आज हमारी क्लास 11 की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी अबाउट द मोलर वॉल्यूम, और इसके साथ साथ हमारे चैप्टर्स के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं मोल से रिलेटेड और मोलर मास से रिलेटेड, उसकी एग्जांपल्स को भी मैं सॉल्व करवाना सिखाऊँगी आज। सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर मोलर वॉल्यूम को। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन को अगर हम देखें, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन तो देख ली। नाउ सबसे पहले हम इसके नेम की मीनिंग को समझते हैं। मोलर मीन्स ये जो मोलर वर्ड है वो मोल से निकला है। नाउ व्हाट इज़ मोल, इफ़ यू डोंट नो तो आप मेरे केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने मोल्स की फुल डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ मोल। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लाइक अगर मेरे पास ये मार्कर है तो मार्कर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इस रजिस्टर पे, ये इसका वॉल्यूम है। तो अब अगर हम बात करें कि मोलर वॉल्यूम क्या है, तो हम कहते हैं कि जब भी हम किसी भी गैस का 1 मोल लें, ठीक है, 1 मोल के अंदर हमारे पास 6.023 एक्सपोनेंट 10⁻23 जो है वो पार्टिकल्स आ जाता है। तो अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल लें और वो 1 मोल की जो गैस है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, सपोज़ करें मैंने 1 मोल गैस के पार्टिकल्स लिए और उस गैस ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, तो जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उस स्पेस ऑक्यूपाई करने वाली वॉल्यूम को हम बोल देंगे मोलर वॉल्यूम, मतलब 1 मोल की गैस का वॉल्यूम। अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि हम जो मोलर वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि हम 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम लेते हैं वो हम लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितनी होती है? 273 केल्विन, या ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होती है, ठीक है। और प्रेशर हम कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर। नाउ कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्वेरी भी कर रहे होते हैं कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्यों सेट करते हैं या हम स्टैंडर्ड प्रेशर को क्यों सेट करते हैं। ये इसलिए सेट करते हैं क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री में या जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर और प्रेशर को एक स्टैंडर्ड रखते हैं ताकि हमारे रिएक्शंस के अंदर कोई इशूज़ ना आए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। एक वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम होता है? 1 मोल गैस का, मतलब 1 मोल गैस जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसको हम मोलर वॉल्यूम का नेम दे देते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि मोलर वॉल्यूम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब किस फार्मूले के थ्रू हम मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला होता है मोलर वॉल्यूम से पहले हमारे पास जो मेजर फार्मूला होता है वो होता है डेंसिटी का, जो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? दिस इज़ नॉट योर टॉपिक, इसलिए मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दे रही। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मोलर वॉल्यूम का फार्मूला कहाँ से निकला। सो डेंसिटी का वैसे हमारे पास फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ मैं जो बात कर रही हूँ वो कर रही हूँ मोलर वॉल्यूम की। तो हम क्या करेंगे, इस मास के साथ भी लगा देंगे मोलर मास और इस वॉल्यूम के साथ भी लगा देंगे मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ताकि मेरी कैलकुलेशन मुझे क्या मिल जाए? ईजी मिल जाए। ना इस फार्मूले से मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ मोलर वॉल्यूम। हमारा जो फार्मूला है डेंसिटी का वो क्या है? मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ मोलर वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम का फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ प्लस में होती है तो वो इक्वेशन के दूसरे साइड पर जाके नेगेटिव हो जाती है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो वो इक्वेशन के साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाती है। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो उस साइड पे जाके डिवाइड में हो जाती है, और वाइस वर्सा मत मीन्स कि जो चीज़ डिवाइड में होगी वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। इसके एग्जाम्पल ऐसे है कि मैं अगेन लिखती हूँ डेंसिटी वाला फार्मूला ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। नाउ डेंसिटी का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया? मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है मोलर वॉल्यूम, ठीक है।
अब मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इसको इक्वेशन के इस लेफ़्ट हैंड पे लेके जाना होता है, ठीक है। वैसे हम इसको इस हैंड पे ही मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में आपको बता रही हूँ कि हमें इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे लेके जाना होता है। अब यहाँ नोट करें, जो मोलर वॉल्यूम है डिवाइड वाली कंडीशन है, ये अपोन में है, तो अपोन वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिवाइड वाली कंडीशन। अब अगर इस मोलर वॉल्यूम को मुझे इक्वेशन के सेकंड साइड पे लेके जाना है, मतलब डिवाइड वाली वैल्यू को लेके जाना है, तो वो इस इक्वेशन के इस साइड पे जाके किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये मोलर वॉल्यूम जब यहाँ जाएगी तो ये डेंसिटी के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और हमारा रिमेनिंग क्या बच गया, जस्ट मोलर मास। बट मुझे तो फाइंड आउट करना है मोलर वॉल्यूम, तो जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना होता है उसको आपको बिल्कुल सेपरेट रखना होता है इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे। मतलब उसके बराबर में अगर कोई चीज़ भी होगी या कोई वैल्यू होगी, आपको उसको वहाँ से रिमूव करना होता है। मीन्स मुझे यहाँ डेंसिटी को ख़त्म करना होगा। तो कैसे ख़त्म करेंगे, मोलर वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा। मोलर मास आपका पहले ही सेपरेट है, तो इसको हमें कहीं कुछ आगे पीछे करने की या इसको इक्वेशन के किसी साइड पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ये जो डेंसिटी मल्टीप्लाई में है, पॉज करें वीडियो को और सोचें कि ये इक्वेशन किस साइड पे जाके कहाँ किस कंडीशन में आ जाएगी, ये इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास मोलर वॉल्यूम का फार्मूला निकल गया, जो होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो इस फार्मूले के थ्रू हम मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। वैसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है, जिस तरीके से मैंने आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर बताई और स्टैंडर्ड प्रेशर बताया, इसी तरीके से हमारे पास एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है जो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, जैसा हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है। अब इस फार्मूले के थ्रू मैं आपको मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना सिखाती हूँ। सपोज़ करें मुझे ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने ली 1 मोल ऑक्सीजन गैस, और मैं क्या करती हूँ, मुझे उस ऑक्सीजन गैस का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन गैस का मोलर मास पता होना चाहिए। ऑक्सीजन वी नो कि हमेशा हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलती है, तो इसका अगर मैं मोलर मास निकालना, हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसका मोलर मास क्या मिल जाएगा, 32। तो मोलर मास इसका कितना मिल गया, 32। और ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है वो 1.42 होती है। नाउ अब अगर हम 32 को 1.42 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का मोलर वॉल्यूम कितना आ रहा है, सो हम चेक करते हैं 32 डिवाइडेड बाय 1.42। सो हम देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 22.5। मीन्स इसका आंसर जो आ रहा है वो 22.4 के करीब आंसर आ रहा है, ठीक है। 22.5 या 22.4, ये आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यू है। तो आप नोट कीजिएगा कि जब भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन पर रहते हुए किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वो आपके पास 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही आएगा, जैसा मैंने आपको ऑक्सीजन का मोलर वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाया। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम की एक बेसिक सी डेफिनेशन थी और एक सिंपल सी एग्जांपल थी, जिसके थ्रू मैंने कोशिश की कि आपको बता सकूं कि मोलर वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करना है। नाउ अब हमारा जो मेजर टॉपिक है, जो कि हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं या आज हम सीखने जा रहे हैं, दिस इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। मतलब इस पूरे टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम मोल और मास को इंटर कन्वर्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम मोल का फार्मूला देख लेते हैं। मोल का फार्मूला हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल का फार्मूला है, विच इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाउ हमें कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त या एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त इंटर कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ जाती है। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कभी कभी तो क्वेश्चन में सिंपली कहा जाता है कि फाइंड द मोल, तो आप सिंपल ये फार्मूला लगा के मोल को फाइंड आउट कर देते हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ आपको दिया हुआ होता है मोल और मोलर मास और कहा जाए आप गिवन मास फाइंड आउट करें। तो गिवन मास आप कैसे फाइंड आउट करेंगे?
इसी तरीके से कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मोल दिया हुआ होता है और गिवन मास दिया हुआ होता है और कहा जाता है आप मोलर मास फाइंड आउट करें। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी इंटर कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसकी इंटर कन्वर्जन समझते हैं, उसके बाद में आपको इसके एग्जाम्पल्स समझाऊंगी। मोल को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोल का हमारे पास एक्यूरेट फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। नाउ हम इंटर कन्वर्ट करते हैं गिवन मास को। अब अगर मुझे गिवन मास को फाइंड आउट करना है, ठीक है, गिवन मास को फाइंड आउट करने के लिए आप देखें कि गिवन मास हमारे पास अपर कंडीशन में दी है, मतलब ऊपर दी हुई है। तो इसको हमें किसी और साइड पे यानी कि इक्वेशन के दूसरे साइड पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है उसके बराबर से या उसके पास जो भी चीज़ है हमें उसको उससे सेपरेट करना होता है। अब आप देखें गिवन मास के करीब या गिवन मास के बराबर में आपको क्या दिख रहा है? मोलर मास दिख रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? गिवन मास फाइंड आउट करना है। तो मुझे इसके पास से स्मॉलर मास को हटाना होगा। तो मैं इसके पास से मोलर मास को कैसे हटाऊंगी? देखें मोल तो वैसे ही हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। नाउ मुझे मोलर मास को अलग करना है। तो मोलर मास किस कंडीशन में? डिवाइड कंडीशन में। आई टोल्ड यू कि जो भी चीज़ डिवाइड में होती है वो इक्वेशन के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो अगर ये मोलर मास डिवाइड में है तो ये उस साइड पे जाके किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें गिवन मास का फार्मूला मिल गया, ठीक है। अब इसी से अगर आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आप मोलर मास फाइंड आउट करें, मींस आपने मोलर मास को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ इंटर कन्वर्जन कैसे होगी? देखें यहाँ तक तो हमारा सिमिलर प्रोसेस होगा कि मोलर मास डिवाइड में इसको हम मोल के पास मल्टीप्लाई में लेंगे ना। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे फाइंड आउट करना है मोलर मास को। तो क्या करेंगे हम? इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जिसको हमें फाइंड आउट करना होगा उसको हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए क्योंकि मोल इसके बराबर में है तो मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना होगा। मुझे मोलर मास को फाइंड आउट करना है तो इसीलिए मुझे मोल को यहाँ से रिमूव करना होगा। अब नोट करें मोल यहाँ किस कंडीशन में? मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन के सेकंड साइड पर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो मोलर मास का हमारा फार्मूला हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। तो ये हमारे पास एक सिंपल से इंटर कन्वर्जन थी। अगर यहाँ तक आपको इंटर कन्वर्जन समझ में आ गई है तो अब हमारे पास जो आने वाली एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.1। इसके क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। मीन्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है। ये हमारा मतलब जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें ये देखना होता है कि क्या चीज़ हमें गिवन है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करें क्या फाइंड आउट करना है और उसके बाद आप देखें कि आपको क्या चीज़ गिवन है। आप नोट करें यहाँ लिखा हुआ है इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब यहाँ नोट करें यहाँ लिखा हुआ है ग्राम। तो ग्राम किसका यूनिट होता है? मास का। इट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है? हमें मास गिवन है जो कितना दिया हुआ है? 25.5 ग्राम। उसके बाद यहाँ किसकी डिस्कशन हो रही है? सोडियम मेटल की। और हमें पता है कि सोडियम मेटल का मोलर मास कितना होगा? 23। तो हमें पता है कि सोडियम मेटल का मोलर मास कितना होगा? 23। सो अगर हम बात करें सोडियम मेटल तो सोडियम मेटल का मोलर मास कितना होगा? 23। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन में हमें मोलर मास तो गिव ही नहीं है। तो याद रखें आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर से कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके मोलर मासेस यानी कि उनके एटॉमिक मासेस को आपने याद कर लेना है। तो सोडियम मेटल का मोलर मास कितना है? 23। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना है। और वी नो कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? दिस इज़ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल आपने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तो गिवन मास हमारे पास कितना है? 25.5 ग्राम। और मोलर मास हमें कितना मोलर मास हमारे पास कितना आता है? 23 ग्राम पर मोल। तो जब हम 25.5 ग्राम को
23 ग्राम पर मोल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 1.1 मोल। आपने यूनिट में भी कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये मोल जो है वो डिवाइड की भी डिवाइड में, तो ये ऊपर आके हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म में मोल में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए, 1.11 मोल। एग्जाम्पल 1.2 हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर का आपको केमिकल फार्मूला भी दिया हुआ है विच इज़ H2। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास, मीन्स वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ 3.25 मोल्स। हमें क्या दिया हुआ है, हमें मोल्स दिए हुए हैं और वो मोल्स कितने हैं, 3.25। उसके बाद किसका बताया, वाटर के बारे में बताया हुआ है। तो वाटर का मोलर मास हम निकालेंगे। वाटर का मोलर मास कैसे निकालेंगे, लाइक वी हैव 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 16 का 16, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें मोलर मास मिल जाएगा 18। तो वाटर का हमारे पास जो मोलर मास आया वो कितना आ गया, 18 आ गया ना। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ द मोल, मोल इक्वल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हम इसको सिंपल फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ ये मोल का फार्मूला है, हमें फाइंड आउट करना है मास। तो मास के लिए हमें सबसे पहले इसकी इंटर कन्वर्जन की नीड होगी। तो इंटर कन्वर्जन करते हैं। इंटर कन्वर्जन के लिए ये हमारे पास मास एज सेम रहेगा, ठीक है। मोल हमारे पास पहले ही सेपरेट है। आई टोल्ड यू कि जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा उसके बराबर वाली चीज़ या उसकी डिवाइड में भी जो चीज़ होगी उसको हमें उससे सेपरेट करना होगा। तो मोलर मास क्योंकि गिवन मास के बराबर में है तो हम इसको इक्वेशन के सेकंड साइड पे ले जाएंगे। मोलर मास किस कंडीशन में, डिवाइड वाली कंडीशन में, तो ये मोल के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखें, ये चीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज ना होइएगा कि गिवन मास हमें राइट साइड पे दिया हुआ था, टीचर लेफ़्ट साइड पे रह गई। तो हमारी इक्वेशन को अगर मैं इस साइड पे लिखूँ या इस वाली कंडीशन को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो कोई इशू नहीं होता, बट इंटर कन्वर्जन करते वक्त हमें ख्याल रखना होता है चीज़ों का। तो गिवन मास, मोलर मास, इसको मैंने ये वाली साइड कंसिडर कर ली, मतलब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसको मैंने इक्वल कर दिया किसके, मोल के। मतलब इस साइड को मैंने ये वाली साइड कंसिडर कर ली और मोल वाली साइड को मैंने राइट साइड कंसिडर कर ली। अब हुआ क्या, गिवन मास हमारा ऐसे ही रहा, ये मोलर मास हमारा डिवाइड में है तो ये मोल के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। मोल हमारे पास दिया हुआ है 3.25 मोल एंड मोलर मास हमें दिया हुआ है 18, ठीक है। मोलर मास हमें कितना दिया हुआ है, 18। तो जब 3.25 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो आ जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल का आंसर है। नाउ वी हैव इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के पीछे भी इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी गिवन हो और एवोगैड्रो नंबर, तो हमें याद है कि वो 6.02 × 10⁻23 होता है, वो गिवन हो तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स इस फार्मूले के थ्रू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें जस्ट दिया हुआ हो नंबर ऑफ़ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स दिया हुआ हो और एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ हो और कहा जाए कि आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें, तो फिर वहाँ आपको इंटर कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इंटर कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इस राइट साइड को लेफ़्ट साइड कंसिडर कर लेती हूँ। मतलब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मैं राइट साइड कंसिडर कर रही हूँ और नंबर ऑफ़ मोल्स को मैं लेफ़्ट साइड कंसिडर कर रही हूँ। मोल्स को मैं साइड पे ले रही हूँ।
सो अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर या डिवाइड में, ठीक है, मोल्स तो पहले हमारे पास सेपरेट कंडीशन में, तो क्योंकि एवोगाड्रो नंबर हमारे पास यहाँ डिवाइड में, तो वो इक्वेशन के राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए एवोगाड्रो नंबर फाइंड आउट करें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये जो मोल मल्टीप्लाई में है इसको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साइड पे ले जाके इसको डिवाइड में चेंज कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर मोस्टली प्रॉब्लम्स में नहीं पूछा जाता, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए इस टाइप की एग्जांपल्स हमारे पास नहीं आती हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 1.3 विच इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसका फार्मूला भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि मैंने आपको फार्मूले के अंदर बताया कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो अगर पार्टिकल्स कहा जाए या मॉलिक्यूल्स कहा जाए, बात सिमिलर ही है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, और गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, इसके अंदर हमें गिवन है मास विच इज़ 610 ग्राम। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था, विच इज़, आपको यहाँ दिख रहा होगा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का हमारे पास फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। ये कैसे आया, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ ये है कि देखने में तो क्वेश्चन बहुत ईजी है कि हमें मोल्स का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है वो कांस्टेंट वैल्यू है, बट यहाँ हमें क्वेश्चन में मोल गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में मास गिवन है। तो सबसे पहले हमें मोल्स को फाइंड आउट करना होगा। मोल्स को फाइंड आउट करने के बाद हमें इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और फिर हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मोल्स का हमारे पास फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सबसे पहले हम मोल निकालते हैं, ठीक है, मोल फाइंड आउट करते हैं। गिवन मास हमें दिया हुआ है 610 ग्राम, मोलर मास हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास देखें हमें क्या कंपाउंड दिया हुआ है, C7H6O2, तो हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। C6C7 मैंने ऐसे लिखा, H6 एंड O2, ओके। नाउ कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमें पता है 12 होता है। 12 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज देयर आर 7 एटम्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 होता है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ जब हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू 84, और 166 हो जाएगा, एंड 16 2 से 32। नाउ हम क्या करेंगे, तीनों को, इन 3 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा 122। अब इस 122 को हमने यहाँ क्या कर देना है, मोलर मास में पुट कर देना, मतलब हमारा हमने गिवन मास के थ्रू मोलर मास को भी फाइंड आउट कर लिया, विच इज़ 122। तो गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, 610, और हमने इस फार्मूले के थ्रू मोलर मास को फाइंड आउट किया, विच इज़ 122। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास मोल आ जाएंगे 5। जब हम 610 ग्राम को 122 जो है वो मोल पर 610 को जब हम 610 को जब हम 122 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 5। मीन्स अब हमें मोल भी फाइंड आउट हो गए, विच इज़ 5। अब हम इजीली इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोल हमारे पास आ गए हैं 5। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास होते हैं 6.02 10⁻23। जब हम 5 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.01 10⁻24
23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 10⁻24 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल। हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, देखें, वी हैव टू फाइंड आउट द मास और हमें एटम्स दिए हुए, ठीक है, एटम्स दिए मीन्स हमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं विच इज 4.39 10⁻24, ठीक है, हमें गोल्ड के 4.39 10⁻24 मॉलिक्यूल्स गिवन है और इसके साथ साथ हमें गोल्ड का मोलर मास भी दिया हुआ है विच इज 197 ग्राम पर मोल। अब सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है। हमारे पास जो फार्मूला है वो है मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हमें फाइंड आउट करना है मास। अब आपने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि मास को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वी नो कि मोल का फार्मूला हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोल्स को इक्वल कर दिया या हमने मोल के फार्मूले को ओपन करके लिख दिया। तो मोल का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और रिमेनिंग हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगाड्रो नंबर सेम ही रहे। यहाँ आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमने जस्ट मोल के फार्मूले को ओपन करके लिखना है। सो हमारे पास यहाँ फार्मूला आ गया, हमने जस्ट इस मोल की जगह पे मोल के पूरे फार्मूले को ओपन करके लिख दिया और उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है विच इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब हम इस फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिंपल मास, ठीक है, हमें मास फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास वैसे ही सेपरेट है, एवोगाड्रो नंबर भी हमारे पास सेपरेट है। वी नो कि हमें जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसके पास या उसके बराबर वाली चीज़ को हमें वहाँ से रिमूव करना होता है। तो गिवन मास को हमें फाइंड आउट करना है, तो मोलर मास यहाँ डिवाइड में वो इक्वेशन के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक की कन्फ्यूजन क्लियर हो रही होंगी। अब हम फाइंड आउट करते हैं। याद रखें मोलर मास को मैं यहाँ क्यों लेके गई, क्योंकि हमें जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसके बराबर वाली चीज़ों को हमें रिमूव करना होता है। बिकॉज ये डिवाइड में थी तो सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में ये चेंज हो गई। अब सिंपल हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कितने दिए हुए हैं, वो हमें दिए हुए हैं 4.39 10⁻24। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है 6.02 10⁻23। मोलर मास हमें गोल्ड का दिया हुआ है विच इज़, जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गोल्ड का जो मास है वो आ जाएगा 14.365 ग्राम। तो यहाँ हमारे पास गोल्ड का मास आ गया 14.365 ग्राम। देन हमने क्या किया, हमने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवाना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.365 ग्राम। नाउ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.5 विच इज़ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 10⁻25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स एंड हमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिए हुए हैं 2.35 10⁻24 और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसको हमें, इस क्वेश्चन को हमें इंटर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मोल का फार्मूला हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें दिए हुए 2.35 10⁻25। वी नो द एवोगाड्रो नंबर इज 6.02 10⁻23। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे वी विल गेट द आंसर विच इज़ 39। तो यहाँ से हमें मोल्स मिल जाएंगे और वो मोल्स कितने होंगे हमारे पास 39।
Now this is self-assessment question, which is graphite is one of the two crystalline form of carbon which is constituent component of lead pencil. How many atoms of carbon are there in 360 gram of graphite? Also find out the number of moles of carbon. सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट हमारे पास जो है वो टू क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, मतलब कार्बन की एक फॉर्म है जो कि कहाँ यूज़ होती है, लीड पेंसिल में यूज़ होती है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी एटम्स, मीन्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एटम्स, मीन्स हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। और साथ साथ लिखा हुआ है ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मास विच इज़ 360 ग्राम। साथ साथ लिखा हुआ ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मीन्स हमें इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट करना है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करना है और साथ में हमें नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन मास विच इज़ 360 ग्राम। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, देन हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे। मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाउ गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है, गिवन मास हमें दिया हुआ है 360 ग्राम। और मोलर मास की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट हमें पता है ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, तो कार्बन का जो मोलर मास होगा वही ग्रेफाइट का मोलर मास होगा। कार्बन का जो हमारे पास मोलर मास होता है वो होता है 12, मीन्स कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 होता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 30, ठीक है। तो यहाँ हमें ग्रेफाइट का मोल मिल गया विच इज़ 30। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पार्टिकल्स और नंबर ऑफ द एटम्स इन ग्रेफाइट। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे, एवोगाड्रो नंबर वी नो। अब हमें फाइंड आउट करना है पार्टिकल्स। इंटर कन्वर्जन मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्टिकल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहेंगे। एवोगाड्रो नंबर यहाँ डिवाइड में तो इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। हमने ग्रेफाइट के जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए थे वो हमारे पास आए थे 30। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास है 6.02 10⁻23। नाउ हम क्या करेंगे, इस 30 को 6.02 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.806 10⁻25, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।